नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार कौटिल्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, मेरे द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कई सेशन लाया जा चुका है और आज का जो सेशन है वो सेशन मुख्य तौर पर झारखंड सीजीएल को ध्यान में रखकर लाया गया है। और झारखंड सीजीएल में अंतिम समय में अंतिम प्रहार, अंतिम समय में वैसे चुनिंदा सवालों को लाया गया है जहां से सवाल पूछने की संभावना है और ऐसे सवाल कहीं ना कहीं सीजीएल में भी पूछे गए हैं। सेंट्रल स्तर पर भी ऐसे सवालों को पूछा गया है। तो उन सवालों को हालांकि कहने का है सीजीएल, परंतु अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, चाहे वो झारखंड सहायक आचार्य हो, झारखंड पुलिस हो या अन्य कोई भी हो, तो ऐसे परीक्षाओं के लिए सवालों का जो चुनिंदा सवालों को जो लाया गया है, आज आपके बीच में इस सेशन में वैसे सवालों को रखा जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन आपके बीच में और पहला सवाल देखते हैं कुछ ऐसे। क्या कहता है क्वेश्चन? भारत के संविधान के ऊपर पॉइंट, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारत का जब संविधान लिखा जा रहा था तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका माना जाता है? हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण के समय लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और वहाँ से कुछ न कुछ जो महत्वपूर्ण थे, जो सवाल लेने लायक था, जो पॉइंट लेने लायक था, ऐसे पॉइंटों को लेते हुए कई देशों के पॉइंट को उठा करके भारतीय मॉडल में यहाँ पर शामिल किया गया। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है यूएस का संविधान से नहीं, सोवियत रूस के संविधान से नहीं, ब्रिटिश संविधान से नहीं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है साथियों वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से पड़ा है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ऑप्शन डी जो कहता है वो क्या कहता है। तो ध्यान देंगे, जब 1935 भारत शासन अधिनियम को लागू किया गया था तो उस समय 10 अनुसूचियां थी, उसमें 10 शेड्यूल था और कहा जाए तो 321 आर्टिकल या अनुच्छेद था जिसे हम 321 धारा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन 321 में से लगभग 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में हूबहू उठाकर रख दिया गया। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो ऐसा है सवाल, एक सवाल जानते हैं और उसमें से और भी वहाँ पर जो छोटी छोटी पॉइंट है उन पॉइंटों को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कहता है, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ध्यान से सुनिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो एक, राजनीतिक दलों द्वारा नामित नहीं, पहला पॉइंट। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, आगे देख लेते हैं, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, ये भी नहीं है, और गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ये भी नहीं है। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा और ऑप्शन बी कहता है कि जब ये प्रावधान था तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य आएंगे, ऐसा कहा गया था। देसी रियासतों से 93 सदस्य होंगे और 4 जो मेंबर होंगे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। तो इस प्रकार से टोटल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 माना गया था। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तो इस प्रकार मैंने कहा ब्रिटिश प्रांत से कितने मेंबर थे, तो ब्रिटिश प्रांत से 292 मेंबरों का जिक्र किया गया। देसी रियासत से कितने जिक्र किए गए? 93। और ब्रिटिश कमिश्नरी या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने किए गए? तो 4। इस प्रकार से इसका सही आंसर बी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? बहुत इजी क्वेश्चन। वेवेल प्लान? नो। क्रिप्स मिशन? नो। अगस्त ऑफर? नो। कैबिनेट मिशन? यस।
आप सब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना का गठन 19 फरवरी 1946 को किया गया, लेकिन यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत दिल्ली आया। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो इसका सही जो ऑप्शन होगा, जो जवाब होगा, वो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो क्वेश्चन पर क्या पढ़ते हैं? प्रस्तावना में नो, भाग 3 में नो, अनुच्छेद 368 में नो। प्रस्तावना का तो जिक्र ही नहीं है, भाग 3 में तो फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। इस प्रकार अगर इसका आंसर देखा जाए तो संविधान में कहीं नहीं किया गया है। मतलब ये जो संघीय शब्द है इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा तोड़ना चाहेंगे। क्या तोड़ना चाहेंगे? कहता है कि पहला पॉइंट कि अनुच्छेद 1 कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। तो ये शब्द तो है कि राज्यों का संघ होगा, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। और ये जो राज्यों का संघ होगा, फेडरल होगा, ये फेडरल कनाडियन मॉडल पर लिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहाँ है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग? तो कहीं पर नहीं किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? अब सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो क्या सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप का? नहीं। सरकार का संघीय स्वरूप का? देखते हैं। सरकार का समाजवादी स्वरूप का? नहीं। सरकार का एकात्मक स्वरूप का? नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकार का संघीय स्वरूप का। मतलब यहाँ पर केंद्र स्तर पर केंद्र की सरकार होगी और राज्यों के स्तर पर राज्य की सरकार होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसा है, ध्यान से देखा जाए। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप सोचें, देखें, आप अपने मन में सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये 1973। इस प्रकार यदि देखा जाए तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप और द्वीप समूह, ये जो एक इतना लंबा सा नाम था, इस इतने से लंबे नाम को छोटा कर दिया गया 1973 ईस्वी में और उसका नाम कर दिया गया लक्षद्वीप। तो आप जब जानते हैं, आप सबको पता है साथियों, कि जब 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तब उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। तो 6 जो केंद्र शासित प्रदेश था वो कुछ इस प्रकार से था। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक दिल्ली, एक हिमाचल प्रदेश, एक लक्षद्वीप, अभी जो आपने कहा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप द्वीप समूह। तो इसी का नाम बदलकर 1973 में लक्षद्वीप कर दिया गया और एक जो था जिसका नाम था मणिपुर और एक नाम था जिसका नाम था त्रिपुरा।
पूरा। तो ये जो छह केंद्र शासित प्रदेश थे, इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे लंबा नाम था लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप और द्वीप समूह, इसी का नाम बदलकर 1973 में लक्षद्वीप कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा साथियों लक्षद्वीप, और ये भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो अभी मैंने कहा कि भारत में संघीय शब्द का व्यवस्था तो नहीं किया गया है, संघीय शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन ये जो संघीय व्यवस्था है कि भारत राज्यों का संघ होगा, एक केंद्र होगा और उसके अधीन कई राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, तो ये जो मॉडल है वो कनाडियन मॉडल से लिया गया है। आप सब जानते हैं यूएसए से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट लिया गया है। आप सब जानते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है, DPSP लिया गया है। आप सब जानते हैं यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, अर्थात ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो भाई एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। हालांकि और भी चीज़ें ली गई है, लेकिन बस केवल मैं रिवीजन कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ लिया गया है। तो 60 देशों के संविधानों को जो अध्ययन किया गया, जो महत्वपूर्ण थे वहां से कुछ न कुछ लिया गया है, जिसमें से ये जो महासंघ की योजना है वो कनाडियन मॉडल पर कनाडा देश के संविधान से एडॉप्ट किया है, लिया है। तो साथियों ऐसे ऐसे सवाल भी होते हैं, हर सवाल पर हमें निगाहें गड़ा कर रखनी है, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, एक भी सवाल आपसे बाहर ना हो ऐसा प्रयास करना है। अगला, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझना होगा। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? आप सोचिए तो इसका सही जवाब क्या होगा कि क्या होता है, लेकिन जवाब देने से पहले आप चारों ऑप्शन को पहले पढ़िए कि 4 ऑप्शन है और ऑप्शन क्या है, तब आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। 1, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण नहीं होगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये भी नहीं होगा। ध्यान देंगे, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, ये भी नहीं होगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट 131 के तहत करता है, ये तो भाई केंद्र सरकार के पास है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार मौलिक अधिकार के संबंध में हाई कोर्ट के पास है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए एक जैसा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। और अभी मैंने कहा कि मौलिक अधिकार किस देश के मॉडल से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है वो हमारा USA के मॉडल से लिया गया है, अर्थात अमेरिकन मॉडल से लिया गया है। तो इस प्रकार साथियों ये कहानी बनती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर हम लोग जो देखेंगे, 4 ऑप्शन जो होगा उसे बारीकी से देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। खाली स्थान तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। मैंने अभी कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, उनमें से एक ऑप्शन यहां पर है, क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण है, क्या परमादेश है, क्या प्रतिषेध है, क्या अधिकार परीक्षा है। तो ये वही क्वेश्चन बना पाएंगे जो 5 प्रकार का जो रिट है वो 5 प्रकारों के रिटों को जो समझे होंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका परमादेश। क्या कहता है परमादेश? तो मैंने कहा ये है परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करती है और उसे चेतावनी देती है और फिर उसे बर्खास्त भी कर सकती है। तो आप कहेंगे सर बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण वो है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से कि उस मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर आप मेरे पास लाओ।
और जब 24 घंटों के अंदर आप उसे मेरे पास लाएंगे तो मैं उसे दंड दूंगा। उसे दंड देने का काम आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा। अर्थात कोई व्यक्ति अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है, किसी के मौलिक अधिकारों का, तो उसे दंडित करने का अधिकार मुझे, आपको नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के पास है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा परमादेश। प्रतिषेध क्या कहता है? तो प्रतिषेध कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे वाले न्यायालय से और हाई कोर्ट अपने नीचे वाले न्यायालय से कहता है आप अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर काम नहीं करेंगे। फिर कहता है अधिकार परीक्षा क्या कहता है? अधिकार परीक्षा कहता है अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से पद धारण किया हो, गलत जाति प्रमाण पत्र, गलत मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि, तो गलत तरीके से अगर पद धारण करता हो तो न्यायालय उसे बर्खास्त कर सकती है, ऐसा कहता है आपका अधिकार परीक्षा में। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा परमादेश। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं साथियों क्या कहता है क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पर ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आपात स्थिति के प्रावधान में? नो। केंद्र राज्य संबंध के प्रावधान में? नो। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, बच कौन गया? डीपीएसपी में। तो ये जो डीपीएसपी है यहां पर एक क्या कहता है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहीं और से नहीं बल्कि भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो साथियों ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन जिन लोगों ने सोचा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। किस निदेशक सिद्धांत पर, सॉरी क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता है किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? बहुत बढ़िया। अर्थात डीपीएसपी में गांधी जी के प्रभावों को देखा गया है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन? नो, गांधी जी का यहाँ प्रभाव नहीं है। निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था? ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा? ये भी नहीं। और गोवध पर निषेध? ये सही आंसर हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और पशुवध को रोकना ये अनुच्छेद 48 के तहत जिक्र किया गया है। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो गोवध पर निषेध। ऐसा गांधी जी का नैतिक दर्शन डीपीएसपी में यहाँ पर दिखता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार अर्थात विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? मतलब स्वेच्छा निर्णय, अपनी इच्छा से वो क्या निर्णय ले सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधिकार के तहत, मैंने कहा भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालक शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, राजन्यायिक शक्तियां हैं, कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। तो उनमें से कौन सा यहाँ पर जो है वो स्वविवेक का बात करता है, विवेकाधिकार का बात करता है, स्वेच्छा निर्णय की बात करता है? तो वित्तीय आपात की घोषणा? नो, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही होगा। अपनी इच्छा से राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं साथियों। तो एक ऑप्शन तो मेरा कट गया। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना? ये भी नहीं है जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ना कहे। ये भी मेरा ऑप्शन कट गया। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? ये भी नहीं है। तो बचा क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इस प्रकार यदि देखा जाए तो मेरा क्वेश्चन अब यहां से क्या बनता है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पहली बार अपना स्वविवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री को अपॉइंटमेंट किया था, नियुक्त किया था? तो उसका नाम था नीलम संजीव
रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। और इन्होंने ये काम 1979 में किया था। और किसे अपॉइंटमेंट किया था? तो चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह को। हालांकि और भी बार हुई है ऐसा काम, परंतु मुझे जो जानना है वो कहता है कि पहली बार किस राष्ट्रपति ने अपना स्वविवेक या विवेकाधिकार का प्रयोग करके किसी राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट किया था, नियुक्त किया था, तो वे थे आपका नीलम संजीव रेड्डी। कौन सा दौर था? 1979 का। और किसे नियुक्त किया गया था? तो चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका। बहुत बढ़िया। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को सॉर्ट आउट करने का पावर, उस समस्या का समाधान करने का पावर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, आंसर बाद में बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार कौन सो अनुच्छेद में है? 71 में, अर्थात अनुच्छेद 71 में अधिकार दिया गया है। दूसरा सवाल बनता है कि उसका कौन सा अधिकार है? तो ये उसका मौलिक अधिकार है, ये उसका मौलिक अधिकार है। तो साथियों, दो सवाल कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का समझौता या समाधान कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट करता है, अनुच्छेद 71 के तहत करता है, और ये इसका मौलिक अधिकार है, ऐसा संविधान में कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक या संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? कोई यहां दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल याद रख लेना है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति होते हैं। और जब आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति तो जानेंगे अनुच्छेद 52 से 62 तक में राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है। साथियों, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालक शक्ति होगी। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचन का तरीका होगा वो एकल संक्रमणीय होगा। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का जो पदावधि होगी, अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का पदावधि क्या होगी। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता होगी। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी अन्य पदों को धारण नहीं करेगा। और अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता शपथ लेनी होगी। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसके रिक्त पद को 6 महीनों के अंदर भर लिया जाएगा। तो साथियों, हर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन क्या था कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति। जहां पर मैंने कहा 52 के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा और 53 के अनुसार कहता है वो संवैधानिक प्रमुख होगा, कार्यपालक प्रमुख होगा। मुख्य तौर पर कार्यपालक प्रधान का जिक्र किया गया है। 53 में, 54 में कहता है उसके लिए जो है सो निर्वाचन होगा। 55 में निर्वाचन का तरीका होगा। 56 में उसका कार्यकाल होगा। 57 में री इलेक्शन होगा। 58 में उसकी योग्यता होगी। 59 कहता है पद पर रहते हुए अन्य पदों को धारण नहीं करेगा। और 60 कहता है कि राष्ट्रपति को पद का शपथ लेना होगा। 61 कहता है अगर उनके ऊपर कदाचार का मामला आता है, संवैधानिक उल्लंघन का मामला आता है, तो उसे पद से हटाने के लिए प्रक्रिया जो की जाएगी उसे महाभियोग कहा जाएगा। और 62 कहता है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या उन्हें हटा दिया जाता है तो उसके रिक्त पद को 6 महीने के अंदर भर लिया जाएगा। तो ये है क्वेश्चन। ऐसे पढ़ना है जो कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर ना हो सके। आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग, ये शब्द देखेंगे। अभियोग है, महाभियोग नहीं है। अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? विधान परिषद द्वारा नो, विधानसभा द्वारा नो, लोकसभा द्वारा नो। तो आंसर होगा राज्यसभा। अब आपके मन में आया होगा कि सर राज्यसभा ही क्यों होगा? यस, आना चाहिए सवाल। क्यों होगा राज्यसभा, लोकसभा क्यों नहीं होगा? ये सवाल आना चाहिए। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन या एक्स ऑफिसियो चेयरमैन।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे कौन? उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 64 कहता है तो भाई जब वो पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे, तो उन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा लाएगा, लोकसभा को लाने का अधिकार नहीं है। यही कहता है सिस्टम, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा राज्यसभा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल होते हैं, हर सवाल को तोड़ना सीखेंगे, और जैसे ही तोड़ना सीखेंगे तो आंसर कहाँ से आता है, कैसे आता है, रिलेट करना सीखेंगे तो क्वेश्चन आपसे भी बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? बहुत इजी क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद के तहत लोकसभा का संचालन करने के लिए लोकसभा का एक स्पीकर एंड एक डेप्यूटी स्पीकर होंगे? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष तो हमेशा हमेशा होगा, पर उपाध्यक्ष की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी की लिखा गया है बस। परंतु होगा तो कौन से अनुच्छेद के तहत होगा, कौन से आर्टिकल के तहत होगा? तो साथियों इसका अगर सही आंसर है तो मैं डायरेक्ट आंसर कहता हूं अनुच्छेद 93। फिर आप कहेंगे सर 97 क्या कहता है, 100 क्या कहता है और 85 क्या कहता है? हर चीज का जवाब है, क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे वृहद संविधान है। और जब वृहद संविधान है, 395 अनुच्छेद थे, तो उन अनुच्छेदों में कुछ ना कुछ कहा गया है दोस्तों। इस प्रकार से अनुच्छेद 85 कहता है कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं प्रधानमंत्री के सलाह से। अनुच्छेद जो 100 कहता है वो संसद की गणपूर्ति होगी, संसद की गणपूर्ति होगी या संसद का कोरम होगा। अनुच्छेद 97 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए वेतन का प्रावधान होगा, अन्य व्यक्तियों के लिए भी वेतन का प्रावधान यहाँ पर करता है। तो अनुच्छेद 97 में वेतन, अनुच्छेद 100 में संसद की गणपूर्ति या कोरम, और अनुच्छेद 85 लोकसभा को विघटित प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति करते हैं या उससे पहले भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देखो अब क्या सही नहीं है ये हमें पढ़ना होगा। भाई सही को जानेंगे तब तो हम जानेंगे कि क्या सही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे सही को जानना होगा, और जब सही जान जाएंगे तो गलत खुद ब खुद छटा जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित के लिए व्यक्ति की आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। 30 वर्ष होना ही चाहिए। राज्य विधान परिषद और राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपकी उम्र सीमा कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा देख लें या विधानसभा देख लें, दोनों में आयु 25 वर्ष देखा गया है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष आवश्यक पूरी होनी चाहिए। अभी मैंने क्या कहा? लोकसभा के साथ विधानसभा के लिए भी जो आयु है वो 25 वर्ष है, लेकिन यहाँ जो विधानसभा का जिक्र करता है वो 21 वर्ष करता है। मतलब ये आंसर मेरा गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ 21 वर्ष नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ 25 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन डी भी तो देख लेंगे क्या कहता है, उसका भी ऑपरेशन करेंगे। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि ग्राम पंचायत ही नहीं, भारत में चुनावी प्रक्रिया में आपको शामिल होने के लिए, वोट करने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, चाहे वो पंचायत हो, म्युनिसिपल हो, लोकसभा का हो या तो फिर विधान सभा का हो। तो ऐसी स्थिति में 18 वर्ष ही माना गया है। आप सब जानते हैं साथियों कि पहले वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसे करके 18 वर्ष कर दिया गया, जो वर्तमान समय तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है और उसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के द्वारा
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। बहुत धुआंधार क्वेश्चन है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है और आंसर कुछ ऐसा है, उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत से। आंसर तो यही है, मुझे पढ़ने की आगे आवश्यकता नहीं है। साधारण बहुमत से जितने लोग बैठे हैं, जैसे अगर लोकसभा में 400 लोग बैठे हैं तो 400 का आधा हो जाएगा 200 प्लस 1 अर्थात 201 मेंबर। राज्यसभा में बैठे हैं 150 मेंबर तो 75 प्लस 1 इक्वल टू 76 मेंबर। उदाहरण दे रहे हैं तो उपस्थित सदस्यों का आधा प्लस 1 इसे कहा जाता है साधारण बहुमत। इस प्रकार से साथियों संयुक्त बैठक जो है वो ज्वाइंट सेशन जो है वो संसद का कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और उसका जिक्र किया गया है संविधान के अनुच्छेद 108 में। दूसरा पॉइंट, वर्तमान समय तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? तो संयुक्त बैठक एक 1961 में बुलाई गई, एक 1978 में बुलाई गई, एक 2002 में बुलाई गई। मतलब ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? 108। कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार। 3 बार जो बुलाई गई थी वो कब कब? 1961 में, 1978 में, 2002 में। 1961 में किस लिए बुलाई गई थी? तो भाई दहेज प्रथा के लिए, दहेज प्रथा कानून के लिए। 1978 में किस लिए? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। और फिर जाकर के आपका 2002 में किस लिए? तो आतंकवाद गतिरोध अधिनियम के लिए, आतंकवाद गतिरोध अधिनियम के लिए। इतने सारे सवालों को जानना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। 3 प्रकार के सूची का जिक्र किया गया है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। तो कहता है कि जो चीज़ें संघ सूची में नहीं है, जो चीज़ें राज्य सूची में नहीं है और जो चीज़ें समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो ऐसे चीज़ों को कहाँ रखा जाएगा? तो इसका आंसर है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है उसे हम लोग अवशिष्ट सूची में रखेंगे। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसी और के पास नहीं बल्कि संघ के पास है, केंद्र के पास है। तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो मैंने ये कहा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, परंतु वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो 12 अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची यहाँ शामिल है जो राज्यसभा में सीटों को बांटता है? तो राज्यसभा में सीटों को बांटने का काम अनुसूची 4 करता है। फिर कहेंगे सर यहाँ पर जो बाकी अनुसूचियाँ हैं वो क्या कहता है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में एसटी और एससी क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का जिक्र किया गया है। तो साथियों ये जो सूची है, जो 4 ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन कुछ इस प्रकार है और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 4। मतलब तात्पर्य ये है कि राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या वर्तमान में 245 है। 245 में 12 नामित है और जो बच गए 233, ये 233 किस किस राज्य से कितने कितने आएंगे इसका उल्लेख अनुसूची 4 करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री
निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन से? नो, निर्वाचन तो होता नहीं। मनोनयन से? नो। चयन से? नो। नियुक्ति से। और इसकी नियुक्ति कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा वैसे व्यक्ति को किया जाता है जो बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता वो होता है जिसकी पार्टी को जीत हासिल होती है, सीटों की संख्या ज़्यादा होती है। और जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति वहाँ स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, जैसा कि 1979 ईस्वी में नीलम संजीव रेड्डी ने करके चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? कोई दिमाग नहीं लगाना है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बस केवल ये जानना है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और बाकी यहाँ कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रिटायर न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। जैसे आप हाई कोर्ट के जज हैं और आप वहां से रिटायर किए हैं, हाई कोर्ट रांची से ही, झारखंड हाई कोर्ट से, तो आप कहां वकालत नहीं कर सकते हैं, ये सवाल पूछ रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने का अनुमति नहीं है, तो वहां जहां से वो सेवानिवृत्त हुआ है। तो जैसे अगर आप झारखंड हाई कोर्ट के जज हैं और झारखंड से ही आपकी उम्र सीमा पूरी हो गई है, और आप सबको पता है कि रिटायर का उम्र सीमा है 62 वर्ष, आपने 62 वर्ष की आयु झारखंड हाई कोर्ट से की है, तो आप वकालत तो कर सकते हैं, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं। आप पटना उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, आप कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, परंतु झारखंड उच्च न्यायालय में आप वकालत नहीं कर सकते हैं। ऐसा संविधान में लिखा गया है। तो साथियों, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ऐसे सवाल हों और आप सब सवाल को जानते हो तो गारंटी है आपका CGL होना तय हो जाएगा। एक सवाल भी भारी पड़ जाएगा लोगों के ऊपर। अतः अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है? भारत का जो महान्यायवादी है उसको कौन से जगह में कहां पर सुनवाई का अधिकार है? आंसर मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखते हैं कि महान्यायवादी होता कौन है। तो महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत सरकार का विधि अधिकारी होते हैं। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री के सलाह से। इस प्रकार से अब इतनी बात जब हम जान गए, कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके सलाह से? प्रधानमंत्री के सलाह से। प्रधानमंत्री के सलाह से। कौन से अनुच्छेद में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है? 76 में। और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का कोई भी विधि न्यायालय में वो जाकर के अपनी सुनवाई कर सकता है। ये अधिकार देश के अंदर किसी भी न्यायालय में उन्हें जाने का अधिकार है, वहाँ सुनवाई में भाग लेने का अधिकार है। देश का, भारत सरकार का विधि अधिकारी है, अतः ये अधिकार उन्हें ऑप्शन डी देता है। दूसरा सवाल महान्यायवादी से, महान्यायवादी संसद के समितियों में भी भाग ले सकते हैं, बैठकों में भी भाग ले सकते हैं, जिसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 88 कहता है। बाकी चीज़ों और भी हम लोग जानेंगे, जब भी और क्वेश्चन आएंगे ऐसे तो और भी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल ये इतना सवाल देखा गया। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? देख लीजिए अभी, अब मैंने कहा केंद्र सरकार का, संघ सरकार का कहा जाए, भारत सरकार का अगर कहा जाए तो विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। उसी प्रकार से राज्य सरकार का विधि अधिकारी कोई और नहीं बल्कि महाधिवक्ता होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, और महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो सेम कंडीशन, राज्य सरकार का विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं, केंद्र सरकार का विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। केंद्र सरकार के विधि अधिकारी अर्थात महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। किसके सलाह से नियुक्त करते हैं? तो भाई प्रधानमंत्री के सलाह से।
यहाँ पर राज्य के विधि अधिकारी को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। किसके सलाह से नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री के सलाह से नियुक्त करता है। सेम कंडीशन, सेम चीज़ें। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप सारी चीज़ों को जानेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर होगा। पर कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब इसे आप हर चीज़ को बारीकी से समझे हुए रहेंगे साथियों। दूसरा सवाल, तो क्या इन्हें भी विधानमंडल में जाने का अधिकार है? कौन से अनुच्छेद के तहत? 177 के तहत। मतलब 177 के तहत ये विधानमंडल में जाकर के, विधानमंडल के में जाकर के भाग ले सकता है। ये अधिकार 177 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वह पहला राज्य कौन सा जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? वह पहला राज्य कौन सा था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, केवल हमें इसका आंसर जाना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे के सीधे कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रपति, सीएजी। तो अगर आपके पास इतना सारा दिमाग है तो आप लगाएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। बस देखेंगे तो ऑप्शन क्या कहता है भाई कि भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है। दिमाग लगाइए दोस्तों, साथियों, दिमाग लगा लेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई पंचायती राज। मतलब लोकतंत्र का जो निचला स्तर है, मतलब निचले स्तर के लोगों को भागीदार बनाकर विकासात्मक कार्यों में उन्हें सहयोग करने की जो नीति होती है वो होती है निचले स्तर का लोकतंत्र, और उसी को कहा जाता है आधारिक लोकतंत्र। और इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 8। यहाँ पर यूटी का जिक्र किया गया है, यहाँ पर राज्य का जिक्र किया गया है, और फिर यहाँ पर जो है सो भाग 7 में जो निरस्त हो गया है। मतलब भाग 7 आज है ही नहीं, भाग 7 आज है ही नहीं। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को समाप्त कर दिया गया, और भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 8। भाग 6 राज्य का जिक्र है, भाग 7 जो निरस्त हो चुका है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, और भाग 9 कहता है पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? यहाँ से एक लाइन का सवाल होता है, वन लाइनर दिमाग लगाना है कि क्या कहता है, और इसका सही आंसर जो होगा वो कहता है सांस्कृतिक एकता का। राजनीतिक एकता का नहीं कहता है, धार्मिक एकता का नहीं कहता है, सामाजिक एकता का नहीं कहता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक एकता का। तो साथियों ये सेशन वाकई अच्छा रहा होगा, और अंतिम सवाल को देखते हैं, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के 2 रूपों का उल्लेख किया गया है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम सब जानते हैं कि भारत ने लोकतंत्र के 2 रूपों में अप्रत्यक्ष को अपनाया है। हम सब जानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में विद्यमान नहीं है। एक देश है स्विट्जरलैंड जहां थोड़ा सा देखने को मिलता है, लेकिन विश्व के सारे देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारत ने भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखा गया है, लेकिन यहां कहता है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? लेकिन सवाल यह बनता है कि भारत तो अप्रत्यक्ष अपनाया है, फिर कहां है? तो भाई इसका जो सही जवाब होगा वो ग्राम सभा में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। छोटे छोटे जगहों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी देखा जाता है। जब गांव अपने सामूहिक स्तर पर कोई काम करने के लिए निर्णय लेता है तो वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। ग्राम सभा की जब बैठकें होती है तब वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम सभा। तो दोस्तों, साथियों, बंधुओं,
आज का सेशन अच्छा रहा होगा, आज का सेशन वाकई में आपके लिए लाभकारी होगा। इसे आप देखेंगे और इसे समझने का क्वेश्चनों को प्रयास करेंगे कि कैसा क्वेश्चन था, और आप अपने से इस क्वेश्चन को लगा के देखेंगे क्या कहता है, और आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपसे हो पाए। तो 4 ऑप्शन में जहां मुझे लगा कि इसका डील होनी चाहिए, इसका डील करना चाहिए, मैंने वो किया। और अगले सेशन में फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा झारखंड सीजीएल को लेकर के, ऐसे ही धुआंधार सवाल को लेकर के, और ऐसे सवालों को लाएंगे जो अंतिम समय में अंतिम प्रहार करे और आपके एग्जाम में हूबहू भिड़ जाए। तो आज यहीं तक रुकते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।